जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका जीके का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन एवं हिंदी का 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी टोटल 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको पिछले साल का पेपर करवाने वाले हैं एसएससी जीडी का। जो पिछले साल एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, वही पेपर को आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल की तैयारी करें कि हमारा एसएससी जीडी का एग्जाम निकल जाए, किस लेवल का प्रश्न आता है, सारा यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। ठीक है, एवं यहाँ पर अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर कितना प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो यह जो 4 फरवरी को एग्जाम हुआ था 2025 में, उसका यह पेपर है। ठीक है, कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो यह आपका जीके का पेपर होने वाला है। मैथ भी देख सकते हैं आपका किस लेवल का यहाँ पर मैथ पूछा जाता है। जैसे में श्रृंखला वाला एक मैथ आता है रीजनिंग में, देखिए 4, 6, 10, 18, 34 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो अगला पद जब करेंगे तो आपका 66 आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर जीके के प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद अगर टाइम होता है तो हम लोग किसका प्रश्न देखेंगे, हिंदी के भी प्रश्न को देखेंगे एवं रीजनिंग के भी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीके निकाल लेते हैं, उसके बाद जीके के बाद हिंदी मैथ को देखेंगे। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए निकल जा। हाँ चलिए, अब यहाँ पर देखिए आपका पार्ट बी आ गया है, जनरल नॉलेज यहाँ पर आ गया है। यहाँ से आपका 20 क्वेश्चन जीके का रहेगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन हिंदी, यानी टोटल 80 क्वेश्चन। तो आज का आपका पहला जीके का प्रश्न है, इस लेवल का आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कह रहा है कि सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि है। मान लीजिए कि सार्वजनिक कोई परीक्षा हो रहा है, सरकार का कोई परीक्षा हो रहा है। ठीक है, उसका कोई आप गलत काम करे, जैसे पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसके तहत उस व्यक्ति को अपराध में जब शामिल हो जाता है तो उसका जुर्माना कितना देना पड़ सकता है, 2 लाख रुपया तक उसको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर आपका दिया हुआ है, अगले वीडियो में हम टाइप करके ये प्रश्न लाएंगे। ठीक है ना, यह वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया जा रहा है कि आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, तो आपका इस लेवल का प्रश्न आता है। ठीक है, समझ गए ना, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पेपर लीक करवा रहा है, अगर वो पकड़ा गया तो उसको कितना लाख तक रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है, 2 लाख रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। वही क्वेश्चन एक कह रहा है, इतना बड़ा लिखा है लेकिन समझने का अर्थ है ये 2 लाख रुपया तक उसका जुर्माना लगेगा। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, सेकंड नंबर आपका प्रश्न है कि मान लीजिए कि भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, कथकली के प्रदर्शन शामिल में आयोजित किया जाता है। ये सब जो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब आपका कहाँ लागू किया जाता है, तो भरतनाट्यम वाला आपका पूछ रहा है, तो यह आपका तमिलनाडु में लागू किया जाता है। भरतनाट्यम आपका कहाँ शामिल होता है, तो यह आपका तमिलनाडु में शामिल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये वाला लिखा हुआ है मामलपुर नृत्य। मामलपुर जो नृत्य है ये आपका तमिलनाडु में है, ये सब आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कुचिपुड़ी पूछ रहा था, ऊपर लिखा रहता है कुचिपुड़ी नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के लोग मनाते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, कच्चा पूड़ी आंध्र लोग खाता है, कच्चा पूड़ी कौन खाता है, आंध्र लोग, तो कच्ची पूड़ी मतलब आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वाला आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग, ओडिसी वाला तो आपको साफ पता चला, ओडिसी कहाँ, उड़ीसा। कथकली कहाँ हो जाएगा, क से कथकली, क से केरल। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, क से कथकली, क से केरल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, मामलपुरम नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। कभी कभी आपका बिहार का भी पूछ देता है, तो बिहार का आपका झिझिया हो जाता है, बिहार का आपका क्या हो जाता है, झिझिया लोक नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, माइकल फ्राइडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज कब किया था। यह सीधा क्वेश्चन अगर पूछना भी चाहता है तो विद्युत चुंबक प्रेरण का खोज कब किया गया था। तो इतना बड़ा क्वेश्चन एसएससी जीडी में थोड़ा लंबा टाइप क्वेश्चन बनाकर आपको पूछता है। ठीक है, तो इस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, माइकल फ्राइडे ने। कभी कभी हो सकता है कि ये वाला सवाल न पूछ के दे दे कि किसने किया था, तो माइकल फ्राइडे ने किया था। कब किया था, तो 1831
ईस्वी में। तो आपको डेली इस पर एसएससी जीडी का क्लासेज मिलेगा इस चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। यह सिर्फ एक पेपर है आपको दिखाने के लिए कि इस लेवल का आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अगला जो क्लास आएगा सभी सब्जेक्ट का आपका आएगा, जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सभी सब्जेक्ट का आपका क्लास आ जाएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सुबह 8 बजे रोजाना आपका क्लास डला जाता है एसएससी जीडी का, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? जो भारतीय संविधान है, संविधान से आपके एग्जाम में टोटल 5-6 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। टोटल 5-6 प्रश्न आपका एसएससी जीडी में संविधान से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। यहाँ पर सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाग जो 3 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी संविधान का भाग मतलब अनुच्छेद 1 भी पूछ देता है, तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। और यह पिछले साल का पेपर है, आपको भी पता है। क्लास कैसा आप लोग को लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। आपको जो चीज का भी क्लास चाहिए कि हाँ सर मुझे हिंदी, मैथ या दूसरा आप वैकेंसी की तैयारी करें, तो आप उसका भी लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका कह रहा है कि 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी जी मतलब जो 2022 में गांधी जयंती मनाया गया था, वह कौन सा मतलब केमा वो मनाया गया था? तो 153वां वो गांधी जयंती मनाया गया था। याद रखिएगा, कभी कभी आपका स्वतंत्र दिवस में पूछ देता है कि जो 2025 में स्वतंत्र दिवस मनाया गया है वो केमा स्वतंत्र दिवस मनाया गया है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे, ठीक है ना। और संविधान से तो काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कब तक उसको बनाकर तैयार कर दिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक उसको अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका 6 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? जहां एक वर्षा में 1080 सेंटीमीटर, जहां एक वर्ष में इतना से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होता है, मतलब 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। मतलब भारत में पूछा है पृथ्वी पर सबसे 2 अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा हो जाएंगे? तो चेरापूंजी और मानसीराम हो जाएगा। चेरापूंजी और मानसीराम हो जाएंगे। आप इसको सही कीजिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हालांकि यहाँ पर आंसर दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगले वीडियो में आएगा आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ पेपर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया गया है, ठीक है, कि आप इस तरह से तैयारी कीजिए। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति जो संबंधित है वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसको लागू किया गया था 1965 से 66 ईस्वी के बीच में, ठीक है ना। 1965 से 66 ईस्वी के बीच में आपका यह लागू किया गया था और यह कृषि क्षेत्र पर बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति को लागू किया गया था। जो हरित क्रांति था कृषि पर सबसे ज्यादा, कृषि में सबसे ज्यादा गेहूं पर प्रभाव पड़ा था, ठीक है। याद रखिएगा, इसका जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डॉक्टर एम एस, अच्छा ये वाला हो गया ना, 1 मिनट, हाँ, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखिएगा। उस कृषि को बढ़ावा देने के लिए कभी कभी जैसे में श्वेत क्रांति भी पूछ देता है, कभी कभी क्या पूछ देता है? श्वेत क्रांति भी पूछ देता है। तो याद रखिएगा, ये आपका दूध उत्पादन से संबंधित रहता है। नीली क्रांति पूछ देगा तो मत्स्य पालन से संबंधित रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर आपका इस प्रकार से निष्कर्ष वाला एक प्रश्न रहता है, सत और असत करना रहता है। जैसे में यहाँ पर सारा सबसे पहले ऑप्शन आपको पढ़ना होगा, उसके बाद आप इसका आंसर देखिएगा कि हाँ ये वाला आंसर होगा, तो आपको वही सही करना है, ठीक है। जैसे में पहला आपका कह रहा है कि 2022 से 23 के लिए भारतीय कृषि की अनुमानित वृद्धि दर इतना थी, मतलब 2022-23 जो भारतीय कृषि का अनुमानित वृद्धि दर था इतना था, वो पूछ रहा है आपसे। और फिर 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग इतना डॉलर हो जाएगा, मतलब कृषि जो भी भारत का प्रोडक्ट है वो निर्यात दूसरे देश में हो रहा है तो इतना बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, ये आपसे सवाल कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा और तीसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही किया गया है। दूसरा और तीसरा, ए वाला और ए वाला, यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपको पढ़कर अच्छे से अगर आपको जानकारी है तो आप इसका सही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अन्यथा आपको प्रश्न छोड़ देना है, जो प्रश्न आपको नहीं आया उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है ना, नहीं तो आपका ज्यादा नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत में पहले एशियाई
खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो भारत का जो पहला एशियाई खेल हुआ था वह अपना भारत देश में ही आयोजित किया गया था। भारत देश में आपका कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अभी तक आप हमारे SCGD के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 937451 ये वाला 7119। इस पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना है। क्या लिखकर मैसेज करना है? SCGD लिखकर मैसेज करना है। ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, इधर से लिंक जाएगा तो आपको जब भी क्लास होगा पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैसेज करना है। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? जो भारत सरकार का अधिनियम जो 1919 बना था उसके आधार पर पीछे का व्यक्ति कौन कौन था, उसके प्रमुख व्यक्ति कौन कौन था, याद रखिएगा, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एडविन मोटोंगू था, ठीक है ना। ये सी वाला ऑप्शन आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल करेक्ट करेंगे। सेम इसी लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएगा। हम ऊपर आपको बताए थे संविधान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से 313 संबंधित है, ठीक है ना। ये दो वाला आप प्रश्न याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा से आयोजित है? तो अनुच्छेद 315 से 323 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ऊपर ही बता देते संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद कर लेंगे। जैसे में संविधान का आत्मा किसको कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आप इसमें कुछ प्रश्न को सही कीजिए एवं जानकारी अपना दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए, वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी, मतलब यहाँ पर बता रहा है कि वह एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई गई थी। वह कौन थी? ठीक है, वह कर्नाटक की प्रसिद्ध गायिका थी और वह यूरोप में भी गाई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो हुआ था उसमें भी गाया था। तो वह कौन था? तो मदुरै सुब्बुलक्ष्मी थी। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा खेल 11वें एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था? मतलब 11वें एशियाई खेल जो बीजिंग है 1990 में एक विद्या के रूप में शामिल किया गया था, तो वह आपका कबड्डी था। वह आपका क्या था? कबड्डी था। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 14 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक इतना 2023 के अनुसार निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? मतलब वहां पर सबसे ज्यादा गरीबी है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है सबसे ज्यादा गरीबी वाला? 2023 के हिसाब से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव वाला, ये ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर सबसे ज्यादा गरीबी है 2023 के अनुसार, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, सिर्फ क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन इसमें बड़ा बड़ा करके आपको दिया रहेगा लेकिन आपको क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है लेकिन आपको समझने है कि अगस्त 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को अलविदा कहने वाली महिला कौन है? जो मतलब 2024 में सर्वोच्च न्यायालय को त्याग दिया है, जो तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और होने पर वह 9वीं महिला थी। मतलब यहाँ पर कहना चाह रहा है कि तेलंगाना की वो सबसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, जो कि 2024 में त्याग दी थी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें 9वीं महिला थी। जो पहला तो दूसरा महिला हो जाएगा, वो 9वीं महिला थी। तो वह कौन था? तो हिमा कोहली थी। कौन थी? हिमा कोहली थी। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन समझना है, कोई बाहरी चीज नहीं है, ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर सीधा रहेगा, आपका सवाल पूछ सकता था कि तेलंगाना राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो हिमा कोहली डायरेक्ट आंसर हो जाता। या पूछता कि 9वीं महिला कौन थी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में? तो हिमा कोहली हो जाती। या पूछता कि 2024 को अलविदा कहने वाली, ये तो बहुत सारा महिला हो जाती है लेकिन यहाँ पर वहीं चलते तेलंगाना राज्य भी बता दिए तो वो हिमा कोहली आपका हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आपका प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित किया जा रहा है। मतलब जो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना है, जो बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने वाला है, वह कब से शुरू किया गया है? तो 2016 ईस्वी से। कब से? 2016 ईस्वी से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे के विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चढ़ाया जाता है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा पौधा है जिसका उपयोग करके हम लोग दीवारों पर चढ़ाया जा सकते हैं? देखिए, कभी कभी बिल्कुल इजी लेवल का सवाल पूछ देता है। आप ये लेवल देख सकते हैं कितना इजी लेवल का है। तो नींबू का पौधा तो आपका पौधा होता है, पेड़ होता है, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। गुलाब का पौधा का जरूरत नहीं। सूरजमुखी, तो एक कद्दू का जो पौधा है, मतलब लौका आप लोग कहते होंगे, इसको कद्दू भी समझते होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसको हम लोग दीवार के सहारे या जो भी हमारा क्या बोलते हैं उसको,
लकड़ी के सहारे भी हम इसको चढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उल्लेख की गई आर्थिक चुनौती क्या था, मतलब तीसरा जो पंचवर्षीय योजना का उल्लेख किया गया था उसका आर्थिक चुनौती क्या था। तो सबसे पहले हम लोग पहला को क्लियर करते हैं। 1951 में आपका पहला हुआ था, 1951 से 56 पहला आपका पंचवर्षीय योजना हुआ था जिसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर तीसरा की बात कर रहा है। तीसरा तीसरा जो आपका हुआ था 1961 से 66 ईस्वी के बीच हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन था, ठीक है ना। ये इसका आर्थिक चुनौती था, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब युद्धकालीन मतलब युद्ध में जो खर्च हो रहा और संसाधन आवंटन, संसाधन की कमी, ये सब उसकी मुख्य चुनौती थी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। चलिए, NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक पोटरी माना जा सकता है, उसका पूर्ण रूप क्या है। मतलब यहाँ पर सीधा आपसे सवाल न करके इतना बड़ा आपका सवाल, इसका मतलब पूर्ण रूप आपसे पूछ रहा है कि NBPW का पूर्ण रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा, नॉर्डर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। ये आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नॉर्डर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपका आखिरी जीके का यहाँ पर आखिरी 20 प्रश्न हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। संगीत अकादमी प्रसिद्ध नाटक कला निधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। जो मतलब लक्ष्मी विश्वनाथन थी वह किस शैली, मतलब वह किस शैली में डांस करती थी। तो वह भरतनाट्यम में डांस करती थी। वो किस शैली में, तो भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है, तमिलनाडु का हो जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन को क्लियर कर चुके हैं। सेम इसी लेवल का प्रश्न आपकी एग्जाम में भी पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप ये हिंदी का भी यहाँ, अच्छा, ये आपका रीजनिंग आ गया कि मैथ आ गया, ये आपका मैथ आ गया, ठीक है। मैथ में भी इस लेवल का प्रश्न आता है जो बोर्ड मार्क्स से देख सकते हैं। यहाँ पर बोर्ड मार्क्स से यहाँ पर प्रश्न आता है। और भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, कट गया क्या, एक मिनट, आ जाओ जल्दी। हाँ, यहाँ पर देखिए, अनुपात एवं समानुपात वाला भी प्रश्न है। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो वो काफी खतरनाक रहेगा। लघुत्तम समवर्ती से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग इतना है तो इतना दोनों संख्याओं, ये तो अनुपात ही हो गया, क्रैमुल विक्रैमुल आपका हो गया। मैथ में इस लेवल का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक किसी काम को इतना दिनों में करता है, वो वाला प्रश्न हो गया। दो शंकु वाला भी आ गया आपका। चलिए, यहाँ पर 19 नंबर भी सवाल आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा भारी आपका नहीं रहता है, सिर्फ फर्क ये है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, जरूर सफल होंगे। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका एकदम 7th में, आज जब आप पढ़ेंगे ना 7th 6 में, तो ये वाला प्रश्न आपका रहता है कि 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना से विभाजित हो, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है। यहाँ के बाद अगर, अच्छा, हिंदी दे दिया है क्या, हिंदी, अच्छा, इंग्लिश दे दिया है। इंग्लिश भी रहता है ना, कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश सब्जेक्ट चुनना चाहता है तो वह इंग्लिश भी चुन सकता है। आप लोग क्या चुने हैं एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। तो यह आपका इंग्लिश का देखिए, इसके बाद शायद हिंदी आ जाए। तो इंग्लिश में तो हम लोग को उतना आता नहीं है, तो इंग्लिश का तो कोई छोड़ ही दीजिए बात। हाँ, देखिए, ये आपका हिंदी, ये आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। हिंदी में देख लिए, खिन का विलोम शब्द निम्नलिखित में कौन होगा। खिन, खिन का, खिन मतलब उदास, एक तरफ से आप समझ सकते हैं। तो खिन का उल्टा यहाँ पर पूछ रहा है, तो प्रसन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रसन्न मतलब खुश हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हिंदी में पेपर बनता है, ठीक है। चलिए, 2 नंबर भी हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं कि तोता उड़कर पेड़ की, इस निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा होगा, ठीक है ना। तो इसमें से मतलब तोता उड़कर पेड़ की, मतलब इसका आगे आपको बनाना है देशज शब्द में। तो अपने देश में हम क्या बोल सकते हैं कि तोता उड़कर पेड़ के फुनगी पर बैठ गया। पेड़ के फुनगी पर, देशज मतलब हम अपने देश में इसको क्या बोल सकते हैं, फुनगी पर बैठ गया। अगर दूसरा देश में बोलना रहता तो शाखा पर बैठ गया, ठीक है ना। हमने अपने जो अपना भाषा है उसी में आपको बताना है, ठीक है। तो फुनगी पर बैठ गया, ठीक है। देशज का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पद पर त्रुटि पहचानिए। मतलब मेले से विद्यार्थी में की गई टोलियां थी। मतलब ये आपका वाक्य दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा इसमें पद है जिस जो त्रुटि है, जिसमें गलतियां है, ठीक है। तो यहाँ पर टोलियां जो है इसमें त्रुटियां बताई गई है, ठीक है ना। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में बहुवचन से संबंधित वाक्य क्या है। बहुवचन इसमें कौन सा होगा, प्रेम तुम्हारे मामा, ये नहीं होगा, तो ये तो सिंपल हो जाएगा। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, दो यहाँ पर हो रहा है ना, एक एक से अधिक, तो यहाँ पर 2 हो जा रहा है, तो ये आपका बहुवचन हो जाएगा। प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, ठीक है। हिंदी का इस लेवल का पेपर आता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं विष्णु का पर्यायवाची क्या हुआ, तो जनार्दन, उसको हम लोग विष्णु का पर्यायवाची मतलब विष्णु को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जनार्दन बोल सकते हैं। निम्नलिखित में विशेषण युक्त पद नहीं है, तो उतार चढ़ाव आपका विशेषण युक्त पद नहीं है। आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए उचित शब्द क्या है, अच्छे अंक। तो अंक आपका है वह गिनती का अंक है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर इस लेवल का प्रश्न आता है, हिंदी में ज़्यादा कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, ठीक है ना। आप अच्छे से अगर पढ़ाई करते हैं तो गद्यांश भी आता है ना, देखिए यहाँ पर गद्यांश भी है आपका, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला वीडियो में आपका हिंदी होगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे, क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट आप सभी का। ऐसे ही तैयारी कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम रोजाना हिंदी मैथ रीजनिंग का क्लास लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।